वेलकम टू स्टडी क्लिक चैनल। आपको मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक पे है। आज हम लोग बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर हम बात करें हाउ कैन माइक्रोबायोलॉजी बी यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी सॉइल और वाटर के पोल्यूशन को कंट्रोल करता रहता है। पहला ऑप्शन आपके सामने है बाय इंक्रीजिंग द यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। बी ऑप्शन आपके सामने है बाय रिलीजिंग मोर इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। सी ऑप्शन आपके सामने है बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड पोल्यूटेंट। तो पोल्यूशंस को कैसे रिमूव करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा इसका आंसर? सी। आप कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पोल्यूटेंट को डिग्रेडेट करते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है उसको रिमूव करते रहते हैं। अगर मैं आपके ऑप्शन की बात करूं तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड द पोल्यूशंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड बायो रेमिडिएशन। देखिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पोल्यूटेंट है वो वाटर हो या फिर सॉइल का हो, उनको रिमूव करने के लिए जिस प्रोसेस के द्वारा इसको रिमूव करते हैं उसे कहते हैं बायो रेमिडिएशन। यह प्रोसेस क्या करता है? टू ब्रेक डाउन एंड डिटॉक्सिफाई द पोल्यूटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल एंड वाटर। अब ये टर्म बायो एग्जाम में आता है बायो रेमिडिएशन, the use of microorganism to removal of pollutant that is known as the bioremediation। कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि what is the microremediation, याद रखने की जरूरत है। माइक्रोरेमिडिएशन, माइक्रो मीन्स क्या होता है? फंजाई। यदि फंजाई पोल्यूटेंट को रिमूव कर रहा है तो उसे कहते हैं माइक्रोरेमिडिएशन। यदि यहां पे आ गया आपका फाइटोरेमिडिएशन, फाइटोरेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? आपको पता है माइक्रोरेमिडिएशन का मतलब होता है फंजाई के द्वारा, वैसे ही प्लांट। फाइटो मीन्स क्या होता है? अगर प्लांट क्या करता है पोल्यूटेंट को रिमूव कर रहा है बाय एब्जॉर्प्शंस, और तो इसे कहते हैं फाइटोरेमिडिएशन। तो नाम को ध्यान रखिएगा, बायोरेमिडिएशन यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फाइटोरेमिडिएशन यूज ऑफ प्लांट, माइक्रोरेमिडिएशन यूज ऑफ फंजाई फॉर द रिमूवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। Next question, which microorganism are used in bioremediation to clean up the oil spill? कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है बायोरेमिडिएशन के द्वारा ऑयल को रिमूव करने में? फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी। सभी मुझे रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आता रहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। देखते हैं bacteria. Certain bacteria such as Pseudomonas, Echinovorax are used in the bioremediation to break down the oil and hydrocarbon pollutants। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि प्रोफेसर A.M. चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती, प्रोफेसर A.M. चक्रवर्ती, एम चक्रवर्ती, आनंद मोहन चक्रवर्ती 1971 उन्होंने एक जेनेटिकली इंजीनियर बैक्टीरिया डेवलप किया जिसका नाम था स्यूडोमोनास प्यूटिडा। यह इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1971 में पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया डेवलप किया। इसका नाम था स्यूडोमोनास जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, जिसका नाम था स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा यह बैक्टीरिया जेनेटिकली मॉडिफाइड था जो आयल को ईटिंग करता है। इसे कहते हैं आयल ईटिंग बैक्टीरिया के रूप में आता है। तो याद रखिएगा, कई बार इसे ही कहा जाता है सुपर बग। सुपर बग, कई बार आपसे पूछता हूं व्हाट इज द सुपर बग, तो याद रखिएगा
ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया को कहते हैं सुपर बग। एम आनंद मोहन चक्रवर्ती ने 1971 में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया डेवलप किया था स्यूडोमोनास प्यूटिडा, जिसके द्वारा इसे ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मिल्क इनटू चीज यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। मिल्क को चीज में कन्वर्ट करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोसेस को क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड कॉकुलेशन। सभी लोग रिप्लाई देंगे मुझे, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से करेक्ट आंसर होगा चीज प्रोडक्शन इन्वॉल्व द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क बाय बैक्टीरियल कल्चर्स विच कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। आपको पता है फर्मेंटेशन के द्वारा बैक्टीरिया कल्चर की सहायता से लैक्टोज को कन्वर्ट किया जाता है लैक्टिक एसिड में, और इससे क्या होता है? चीज का कोगुलेशन होता रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए सुन दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्रीकल्चर व्हाट डू वी कॉल द सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट एंड बेनिफिशियल फंजाई। प्लांट रूट और बेनिफिशियल फंजाई के बीच में जो एसोसिएशन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए माइकोराइजा, बी लाइकेन, सी एल्गी और डी आपका बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे इसका। करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइकेन। जैसा कि आप जानते हैं कि जब प्लांट, आप जानते हैं कि जब फंजाई हर प्लांट के रूट से सिम्बियोटिक एसोसिएशन करता है उस चीज को कहते हैं माइकोराइजा। और ये क्या करता है? प्लांट के लिए इनहेंस करता है प्लांट न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, और माइकोराइजा के लिए क्या चाहिए? वहां रहने के लिए स्थान और कुछ न्यूट्रिएंट। तो आप इस तरह से देखते हैं दैट इज द माइकोराइजा। एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which microorganism is used in production of biopesticide BT toxin to control insect pest। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है, आपको बताना है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बैसिलस thuringiensis, एस्चेरिचिया कोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस्परजिलस फ्लेवस। सभी लोग हमको रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बैसिलस thuringiensis। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो सकता है। बैसिलस thuringiensis एक टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है दैट इज इफेक्टिव अगेंस्ट सर्टेन इंसेक्ट पेस्ट यूज एज ए बायोपेस्टिसाइड इन द एग्रीकल्चर। आज बहुत ही कॉमन ट्रेंड में है, आपको जानते हैं बीटी कॉटन, अभी नया टर्म आया है बीटी वैगन। तो याद रखिएगा बैसिलस thuringiensis क्या करता है? एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट के अगर काम करता है और बायोपेस्टिसाइड के रूप में एग्रीकल्चर में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? ब्रेड मेकिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बताएंगे आप कि मेडिसिन के अंदर माइक्रोबायोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन इज द करेक्ट आंसर। Microbiology play important crucial role in the development of and production of vaccines to prevent and control infectious disease। इन्फेक्टियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए ये वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन द सॉइल? प्राइमरी फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का सॉइल के अंदर क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, सिंथेसाइजिंग अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन गैस, absorbing nutrient for their growth, facilitating water uptake in the plants। सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया के
रूप में। आप देख सकते हैं सिंथेसाइजिंग अमोनिया फ्रॉम द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू अमोनिया विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। आपको पता है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, प्लांट नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है? नाइट्रेट फॉर्म में। कई बार क्वेश्चन पूछा है, नाइट्रेट फॉर्म में लेता रहता है। पहले कन्वर्ट कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, और वह प्लांट के लिए यूटिलाइजेबल होता रहता है। Which of the following microorganism is used in the biogas production process? पहला ऑप्शन ईस्ट, दूसरा ऑप्शन इकोलाई, तीसरा मेथनोजेनिक बैक्टीरिया, और चौथा है मोल्ड्स। तो रिप्लाई देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप सभी लोग? मेथनोजेनिक बैक्टीरिया। मेथनोजेनिक बैक्टीरिया प्ले विटल रोल इन द एनारोबिक डाइजेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइटल रोल प्ले बैक्टीरिया प्ले very vital role in anaerobic digestion process, converting organic matter into biogas, mainly composed of the methane। तो याद रखिएगा, यह क्या करता है? एनारोबिक डाइजेशन करता है और ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करता है बायोगैस के रूप में, जो बेसिकली क्या होता है उसमें? वो गैस होती है मेथेन गैस होती है। तो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है आपके लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक are primarily obtained from। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में मदद करते हैं वो प्राप्त होते हैं एनिमल, प्लांट, सॉइल, वाटर एंड इंसेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। रिप्लाई देंगे, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बेसिकली वो प्राप्त होते हैं सॉइल एंड वाटर से। मेनी एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज पेनिसिलियम्स, streptomycins species are commonly found in the soil and water environments। Next question है, which microbial process is involved in the breakdown of organic matter in composting? Important question आपके लिए हो सकता है। और which microbial process involve the breakdown of organic matter in composting? पहला ऑप्शन फोटोसिंथेसिस, दूसरा फर्मेंटेशन, तीसरा डिकम्पोजिशन, चौथा है नाइट्रिफिकेशन। तो बताएंगे आप कि ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर का क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे डिकम्पोजिशन। याद रखिएगा, डिकम्पोजिशन इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग कंपोस्टिंग रिलीजिंग न्यूट्रिएंट दैट इनरिच द सॉइल। पता है, जो ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और रिलीज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो सॉइल के एनरिचमेंट में हेल्प करता रहता है। नेक्स्ट, which of the following technique involve the use of genetically modified organism to produce desired substance? Important question हो सकता है। recombinant DNA technology, selective breeding, microbial fermentation, hydroponics। आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करता है। क्या आंसर होगा इसका? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। देखो, आपको रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम क्या करते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्सटेंस प्राप्त करते हैं। सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा हम क्या करते हैं? नई नई ब्रीड डेवलप करते रहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? एक वाटर के अंदर जब सॉइल के बिना अगर वाटर के द्वारा हम किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन क्या कहता है? Microbial fermentations involve the use of genetically modified organism to produce various substances like enzymes, antibiotics and biofuels। कहते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सहायता से माइक्रोबियल फर्मेंटेशन प्रोसेस से कई सारे एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स, बायोफ्यूल डेवलप किए जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ग्रेप जूस इनटू वाइन बाय द ईस्ट फर्मेंटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कहा कि ग्रेप जूस को ईस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा वाइन में जो कन्वर्ट किया जा रहा है वह किस प्रोसेस के द्वारा किया जा रहा है? एंटीबायोसिस, एरोबिक रेस्पिरेशन, बायोरेडिएशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
क्या होगा इसका करेक्ट है? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ईस्ट क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट, शुगर जो ग्रेप जूस में प्रेजेंट होती है उसको कन्वर्ट करता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका प्रभाव होता है वाइन का प्रोडक्शन होता रहता है। तो आप देख सकते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या क्या आता है, ईस्ट कन्वर्ट करता है शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिजल्टिंग प्रोडक्शन ऑफ वाइन। वाइन का प्रोडक्शन होता रहता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बायो फर्टिलाइजेशन इन एग्रीकल्चर। बायो फर्टिलाइजर्स का एग्रीकल्चर में क्या रोल है? कंट्रोलिंग वीड एंड पेस्ट। तो टर्म को पकड़िए, बायो फर्टिलाइजर्स, इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, facilitating plant growth through photosynthesis, improving water and retention in the soil। तो सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी लोग रिप्लाई देंगे, इसका आंसर क्या होगा आप बताएंगे, बी ऑप्शन, इनहेंसिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द नाइट्रोजन। तो आपको पता है बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं बाय द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसका आंसर ये होगा, एनहांसिंग द सॉइल फर्टिलिटी थ्रू द नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड फॉर द फूड इंडस्ट्री। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड की प्रोडक्शन में फूड इंडस्ट्री में? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, एस्परजिलस नाइजर, एस्चेरिचिया कोलाई। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर याद रखिएगा एक फंगस है। नाइजर इज यूज्ड टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ द सिट्रिक एसिड विच इज वाइडली यूज्ड एज ए फूड एडिटिव एंड फ्लेवर इनहेंसर के रूप में प्रयोग होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते रहते हैं? By increasing rainfall intensity, by breaking down the soil particles, by reducing vegetation cover, by promoting soil aggregation। सभी लोग रिप्लाई देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा, बाय प्रोमोटिंग सॉइल एग्रीगेशन। सॉइल की एग्रीगेशन को बढ़ा देता है जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होने पाता। जैसे सर्टेन microorganism such as the mycorrhizal fungi help the bind the soil particle together, improving the soil structures and reducing the soil erosion। mycorrhizal fungi जो होता है ये क्या करता है, हायर प्लांट के रूट के साथ में जो फंजाई होता है सिम्बियाटिक रिलेशन रखता है। तो प्लांट को न्यूट्रिशन तो देता रहता है लेकिन उसको क्या करता है, सॉइल बाइंडिंग भी करता रहता है जो सॉइल इरोजन को रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following disease is not preventable through vaccination। कौन से डिजीज प्रिवेंटेबल नहीं है वैक्सीनेशन के द्वारा? मिसल्स, पोलियो, टेटनस, कॉमन कोल्ड। सभी लोग रिप्लाई देंगे, वैक्सीन के द्वारा किसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, जो आने वाले एग्जाम्स आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो आपका होता है इसके लिए वैक्सीन नहीं डेवलप की गई। द कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय द वेरियस वायरसेस एंड देयर इज नो सिंगल वैक्सीन एवेलेबल टू प्रिवेंट ऑल डिफरेंट कोल्ड वायरसेस। कोल्ड वायरसेस के अगेंस्ट कोई वैक्सीन नहीं डेवलप की गई है, इसलिए क्या होता है, वैक्सीनेशन के द्वारा इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रोबियल प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग अमोनिया टू नाइट्रेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। किस प्रोसेस के द्वारा अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रोजन साइकिल के अंदर, उसका नाम क्या है? नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन। रिप्लाई देंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए इन दोनों में, इन सब में डिफरेंस। नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, नाइट्रिफिकेशन पे क्या होता है, अमोनिफिकेशन पे क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्राइट एंड देन फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू द नाइट्रेट बाय स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया कॉल्ड
सोमनास और नाइट्रोकोकस। तो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा इसको कन्वर्ट किया जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता रहता है, जो फिक्स नाइट्रोजन होती है उसको फिर से रिटर्न जब एटमॉस्फेयर में किया जाता है डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा, उसे कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। Which group of the microorganism is commonly used in the production of bread and other baked goods? तो ब्रेड का प्रोडक्शन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, एल्गी, ईस्ट, फंजाई। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ईस्ट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईस्ट। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस कॉमनली यूज्ड इन द बेकिंग टू फर्मेंट द शुगर एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग डफिंग टू द राइस। ये आपका याद रखिएगा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रायंस। प्रायंस क्या होते हैं, स्मॉल बैक्टीरिया, वायरल पार्टिकल्स, मिसफोल्डेड प्रोटीन, पैरासिटिक वर्म्स। प्रायंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग रिप्लाई देंगे। क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रायंस क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। प्रायंस क्या होता है, जैसा कहते हैं ना, ऐसा वायरस जिसके अंदर केवल प्रोटीन्स पाई जाती रहती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती है लेकिन जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है। आप देख सकते हो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। प्रायंस आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स दैट कैन बी इंड्यूस द मिसफोल्डिंग ऑफ नॉर्मल प्रोटीन्स लीडिंग टू द न्यूरोजेनरेटिव डिजीज। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायंस। प्रिजनर ने इसका डिस्कवरी किया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है। द टर्म प्रायन वॉज क्वाइंड बाय द कंबाइनिंग विच टू वर्ड्स। प्रायंस जो टर्म दिया गया है, किन दो वर्डों को जोड़ के दिया गया, प्रोटीन एंड रीजन, प्राइमेट एंड ऑर्गेनिज्म, प्रोटीन एंड इन्फेक्शन, प्रोटीन एंड आयन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेबस में। तो बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रोटीन एंड इन्फेक्शन। याद रखिएगा प्रायंस किससे बड़ा हुआ है, दो टर्म से, प्रोटीन एंड इन्फेक्शन। प्रोटीन इन्फेक्शन जब काज करती है, द टर्म प्रायंस derived from the proteinous infectious particles. Next question, which neurodegenerative disease is the most common form of the prion infection in the human? मानव के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होती है, जो प्रायंस के द्वारा इन्फेक्शन की जाती है, उसका नाम क्या है। तो सभी लोग बताएंगे न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज, एल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, क्रेट्ज़फेल्ड-जैकब डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, क्रेट्ज़फेल्ड-जैकब डिजीज। क्या है क्रेट्ज़फेल्ड-जैकब डिजीज, जिसे कहते हैं CZ डिजीज, इज अ फेटल न्यूरोजेनरेटिव डिजीज डिसऑर्डर है और प्रायन के इन्फेक्शन होता है और मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द प्रायन डिजीज होता रहता है। तो क्रेट्ज़फेल्ड-जैकब डिजीज को याद रखिएगा, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय द स्टेले बी प्रिजनर। हमने बताया था ना कि प्रायन के डिस्कवरी किसने किया था, प्रिजनर नामक वैज्ञानिक ने। और इन्होंने क्या बताया, प्रायन डिजीज आर द काज बाय द वायरसेस। बी ऑप्शन, प्रायन आर द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रायंस लैक जेनेटिक मटेरियल आर द कंपोज्ड ओनली प्रोटीन्स। प्रायंस डिजीज आर स्लोली ड्यू टू द म्यूटेशन इन द प्रायन जीन। तो यह प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो रिप्लाई देंगे आप लोग, प्रायंस लैक द जेनेटिक मटेरियल एंड कंपोस्ट ऑफ द वनली प्रोटीन। तो यह लैक जेनेटिक मटेरियल एंड कंपोस्ट ऑफ द वनली प्रोटीन्स। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस, जब भी आपसे पूछेगा प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस जिसको प्रिजनर साहब ने दिया था, उन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि प्रायंस के पास न्यूक्लिक एसिड, जैसा जनरली वायरस के पास क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है या RNA या DNA, और उसके पास क्या होता है, सराउंडिंग प्रोटीन कोट होती है। लेकिन प्रिजनर साहब ने बताया कि प्रायन एक ऐसी प्रोटीन्स है जिसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, लेकिन यह प्रोटीन्स इन्फेक्टियस प्रोटीन्स है जो डिजीज कॉज करती है, न्यूरोजेनरेटिव डिजीज कर सकती है। देखिए क्या उन्होंने बताया था, प्रायंस लैक द न्यूक्लिक एसिड एंड कंसिस्ट solely of the misfolded protein aggregate with the abnormal conformation that convert normal protein into misfolded form.
स्टैनली बी प्रिजनर रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज इन द डिस्कवरी ऑफ प्रायंस। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहता है कि प्रोटीन वनली हाइपोथेसिस के द्वारा पहली बार ऐसे वायरस इन्फेक्टियस प्रोटीन को डिस्कवर किया गया जिसके पास जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट था, और यह मिसफोल्डेड प्रोटीन कन्फर्मेशन लेने के कारण हुआ, और यह प्रोटीन इन्फेक्टियस थी, और चूंकि इसकी डिस्कवरी के लिए प्रिजनर साहब ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया 1982 के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायन हाइपोथेसिस वाज द फर्स्ट प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन ट्रांसमिशन ऑफ व्हिच डिजीज इन द एनिमल। इन्होंने जो प्रायन हाइपोथेसिस दिया, पहली डिजीज किसके अंदर रिपोर्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, बोविन स्पॉन्जिफोरा इंसेफेलोपैथिस, एवियन इन्फ्लुएंजा, फूड एंड माउथ डिजीज, स्वाइन फ्लू। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच डिजीज इन द एनिमल्स। करेक्ट आंसर इसका क्या है, बोविन स्पॉन्जिफोर्म इंसेफेलोपैथिस, जिसे कहते हैं BSc। द प्रायन हाइपोथेसिस वाज द इनिशियली डेवलप्ड टू एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द BSc कॉमनली नोन एज द मैड काउ डिजीज। कई बार आपके एग्जाम में पूछता है, याद रखिएगा कि प्रायन की जो डिस्कवरी हुई थी उस समय जो ट्रांसमिशन की बात की डेवलपमेंट देखा जा रहा था, किसके अंदर, मैड काउ डिजीज, इसे कहते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये सारे क्वेश्चंस प्रायन से रिलेटेड है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which cellular organelle is believed to play a crucial role in the prion disease? Mitochondria, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, lysosome। तो आपको बताना है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स क्रूशियल प्ले करता है रोल प्रायन डिजीज के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूनिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। करेक्ट आंसर क्या होगा, ER। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। याद रखिएगा, एंडोप्लाज्म इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो आपको पता है प्रायस के अंदर मिसफोल्डेड प्रोटीन का फॉर्मेशन होता रहता है। प्रायन डिजीज आर नोन टू बी इन्फेक्टियस एंड हेरिडिटरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, नॉन कम्युनिकेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बताएंगे आप सभी लोग। इसका आंसर क्या होगा, प्रायन डिजीज क्या रूप में जाना जाता है, इन्फेक्टियस एंड हेरिडिटरी। ये इन्फेक्टियस और हेरिडिटरी हो सकता है। प्रायन डिजीज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू द इन्फेक्शन, इनहेरिटेड ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन इन द। अब देखिए रखिएगा, यह इनहेरिटेड हो सकता है ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशन इन प्रायन प्रोटीन जीन। प्रायन प्रोटीन जो जीन होती है उनमें ही म्यूटेशन होने का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल सेलुलर फॉर्म ऑफ द प्रायन प्रोटीन इज डिनोटेड एज PRPSC, PRPC, प्रायन A, प्रायन 27 to 30। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। PRPC कहा जाता है, याद रखिएगा, PRPC कहा जाता है द नॉर्मल सेलुलर प्रायन प्रोटीन इज डिनोटेड एज द PRPC, common or cellular prion proteins, which is misfolded form and designated as the PRPSC. Scrappy prion protein, scrappy prion protein इसे कहा जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which animal play a significant role in the transmitting BSc to the human, leading to the variant Creutzfeldt-Jakob disease। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि प्रायन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। पिग्स, चिकन, काउ एंड sheep। कौन सा एनिमल प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है ट्रांसमिशन में BSc टू द ह्यूमन? क्या करेक्ट आंसर होगा, काउ। BSc was the transmitting to the human through the consumption of the BSc infecting beef product, leading to the CZ Creutzfeldt-Jakob disease। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते थे। जैसे मैंने कहा कि ये मैं आपके सामने लेके आया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, उसका एप्लीकेशन, और लास्ट के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे प्रायन से रिलेटेड,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।